नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे की वीडियो भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए, भारत की स्थिति एवं विस्तार तथा भारत की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा चैप्टर पढ़ाया गया भारत के द्वीप। 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए। आज तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा भारत की नदियाँ। नदियों से पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना, भारत की नदियों के बारे में। इससे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे कॉपी में अगर लिखेंगे, नोट्स बनाओगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नक्शे से पढ़ाया जाएगा सब कुछ, कहाँ कौन सी नदी, कौन सा राज्य, कौन सा बांध, कौन सा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसमें ही लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे भारत की नदियों को 2 भागों में, भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को भौगोलिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से, जो हिमालय का हिस्सा है ऊपर वाला, उत्तरी वाला, एक दक्षिण में एक पढ़ाई जाएगी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक दक्षिण भारत की पढ़ाई जाएगी, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, इन्हें भी पढ़ने की सुविधा के लिए, मतलब पढ़ने में आसान हो, 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, सुविधा की दृष्टि से हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ताकि पढ़ने में आसान हो। नंबर 1, सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2, गंगा नदी तंत्र। नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सुविधा की दृष्टि से इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वैसे भारत की नदियों को 2 भागों में ही बांटा गया, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक प्रायद्वीप भारत की नदियाँ दक्षिण भारत में प्रवाहित होगी। वो हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनमें से आज हम जो शुरू में पढ़ेंगे वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है। मुख्य धारा यही है सिंधु नदी तंत्र की। इसे मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ से, सिंधु नदी तंत्र, इसकी मुख्य नदी सिंधु नदी ही है। लेकिन जो 3 देश से होकर प्रवाहित होती है, जो 3 देश से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 चीन, चीन के बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान। अगला पॉइंट लिखे भारत की 3 नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं। भारत की 3 नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं। पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जा?
जो नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वहीं प्रवाहित हो रही थी और आज भी वही प्रवाहित हो रही। जो नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पहले जिस जगह प्रवाहित हो रही थी आज भी वहीं पर प्रवाहित हो रही, उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जा। जिसमें से एक पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सिंधु नदी। दूसरी की भी लिख लेंगे। पहली तो है सिंधु नदी, दूसरी लिखेंगे पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी, तीसरी लिख लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत की वे नदी है जो पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वहीं पे प्रवाहित हो रही थी और आज भी वहीं पे प्रवाहित हो रही। ठीक है, आगे लिखिए इसके। लिखिए सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। लिखिए यह भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पर इससे ज़्यादा लंबाई किसकी है? सबसे ज़्यादा लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। इसके नीचे ही लिखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। इसके बाद सतलज आया। सतलज 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है सतलज नदी की। ये ध्यान से सुनो भाई, ये बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में कोई ही प्रवाहित हो रही है अभी, परंतु भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, क्योंकि अधिकतम लंबाई इसी की है भारत में। इनकी लंबाई तो ज़्यादा है पर भारत में लंबाई कम है इनकी। 3 देश में वो ज़्यादा अलग, इन देश में ज़्यादा है, भारत में लंबाई कम है। सिंधु नदी की भी ब्रह्मपुत्र नदी की भी। भारत में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? गंगा की है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जा। और भारत में प्रवाहित होने वाली, इसका जल भारत में गुजारा, वो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए खल्ली, तो ही गंगा नदी पे निशान लगाना। अगर भारत में प्रवाहित हो रहा जिसका जल, वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। पढ़ाया जाएगा, यहाँ मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ने को। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी पढ़ने को, जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा। लंबाई ध्यान रखियो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। इसके बाद सतलज नदी की लंबाई बताई गई 1500 किलोमीटर। आगे लिखेंगे इसके, लिखेंगे सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब नदी इस साइड में प्रवाहित हो रही, तो बायां तट नीचे होगा, इस साइड में दायां ऊपर होगा। इस साइड में मिलने वाली नदियाँ जो भारत में वही प्रवाहित होगी। बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। एक पॉइंट और लिखिए, पहले लिखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। आगे लिखिए भाई, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। अगला पॉइंट लिखिए भारत की तीनों पूर्ववर्ती नदी गार्ज गड्ढे को कहा जा, गार्ज का निर्माण करती है।
भारत की तीनों पूर्ववर्ती नदी गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी जो है यहाँ गिलगित में है, गिलगित गार्ज का निर्माण करेगी गिलगित में है। सतलज नदी भी पढ़ाई जाएगी, इसका बताया जाएगा। यह भी जब भारत में प्रवेश किया शिल्प किला गार्ज गड्ढे का निर्माण किया। इसमें दिहांग गार्ज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करेगी। एक एक नदी आओगी तो ध्यान रखिए, तीनों नदी में गार्ज पढ़ाया जाएगा, जो नदी आ जाएगी। ये लिख लीजिए गिलगित, गिलगित गार्ज, गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाएं तट पे जो सहायक नदी मिली हुई है उनका नाम लिखेंगे। पहली का नाम लिखेंगे बाएं तट वाली का, पहली का नाम लिखेंगे झेलम, झेलम। दूसरी नदी का नाम लिखेंगे चिनाब, तीसरी नदी का नाम लिखेंगे रावी, रावी। चौथी का नाम लिखेंगे व्यास, पांचवी का नाम लिखेंगे सतलज, सतलज। पहले का नाम लिखेंगे झेलम, दूसरी का नाम लिखेंगे चिनाब, तीसरी का नाम लिखेंगे रावी, चौथी का नाम लिखेंगे व्यास, पांचवी का नाम लिखेंगे सतलज। ऊपर वाली नदी का नाम झेलम, इससे नीचे मिलेगी चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन्हीं के पंचों के बारे में हमें पढ़ना। इसके नीचे पॉइंट लगा के लिखेंगे, लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र या सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम, झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकले वो भी लिख ले। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है। इस नदी का जो उद्गम हुआ झेलम का वो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है। लिखिए झेलम नदी पर, झेलम नदी पर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील स्थित है झेलम नदी पर ही। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील स्थित है। लेकिन वूलर झील एक गोखुर झील है, गोखुर झील। गोखुर झील किसे कहा जा? ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बनेगी कैसे? ये झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करके चलती है, विसर्पण हिल के पानी, मतलब पानी इधर उधर को सांप जैसे चले ना, इधर उधर को प्रवाहित हुए हिल के, प्रवाहित होने के कारण ये रास्ता बदलती रहे, मार्ग बदलेगी, घूमती रही। पहले इधर इतना काट दिया था रास्ता, फिर थोड़ा और बढ़ा, इस तरह इतना काट दिया, इससे ज़्यादा बढ़ा, न घूम गया ज़्यादा। एक टाइम इसका वो आया, ये नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे घूम गई। ये पानी का जो रास्ता यहाँ को घूम रहा था सीधा अटैच होगा, इधर एक झील बन गई। यही झील है गोखुर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखियो, उद्गम इसका झील इन नदी का हुआ था झेलम का वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। इतना इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आगे लिखेंगे। लिखे झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करके चलती है।
झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करके चलती है, इसलिए बारामूला से लेकर अनंतनाग तक जगह है। दोनों बारामूला से लेकर अनंतनाग तक के बीच के क्षेत्र में नौकायन प्रतियोगिता होती है। मैदानी भाग आया घाटी, कश्मीर घाटी, उसमें विसर्पण करके चलती है नदी। ठीक है, ध्यान रखियो, इस क्षेत्र पे ही नौकायन प्रतियोगिता होती है। आगे लिखेंगे झेलम नदी कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी प्रवाहित होती है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा पर बॉर्डर रेखा बनाती है? ये ध्यान रखिए, वो झेलम नदी ही है। भारत पाकिस्तान की सीमा बना है कुछ दूरी तक। लिखेंगे इसके बाद यह नदी पाकिस्तान में पहुंच जाती है और सतलज नदी में अपना जल गिराती है। इतना इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली नदी मिलेगी यहाँ चिनाब नदी। पहले झेलम के बारे में लिखा हमने, बैरीनाथ के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील इस पे स्थित थी। यह नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करके चलती, जहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है। राफ्टिंग देखिए, जो ऋषिकेश में हो ना राफ्टिंग, वही हो भाई। भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी यही नदी प्रवाहित हुआ है। ध्यान रखियो, बॉर्डर बना हुआ है कुछ दूरी तक, जा तो सब रही पाकिस्तान में ही। व्यास नदी को छोड़ के सब नदी पाकिस्तान में ही जा रही है। व्यास नदी पूर्णतः अपना जल पाकिस्तान में नहीं पहुँचती, वह सतलज नदी के रास्ते से अपना जल पाकिस्तान पहुँचा रही। ये सीधा अपना जल पहले पाकिस्तान ही चले जा लेके। आगे लिखेंगे इसके चिनाब नदी लिखेंगे। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से हुआ है। बारालाचाला दर्रे से हुआ है। यहाँ सीमा मिलेगी पंजाब, इधर मिलेगा हिमाचल। ये पॉइंट ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर की जो एक नदी थी वो जम्मू कश्मीर से निकली थी। 3 नदी हिमाचल प्रदेश से निकली थी और सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों तिब्बत से ही निकल गए। चीन का क्षेत्र तिब्बत, जिस पर चीन ने कब्जा किया, वहीं से निकल गई हैं। ये ध्यान रखिए भाई, बारालाचाला दर्रे से इसका उद्गम हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे चिनाब नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवाहित उत्तर की ओर चलेगी पहले जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में पहुंच जाती है। उद्गम हिमाचल से हुआ, उत्तर की ओर चली, पहले जम्मू कश्मीर में गई, वहीं से घूमी दोबारा से कहाँ पहुँच गई, पाकिस्तान में गई। लेकिन यह नदी भी सतलज नदी के सहायता से अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। यह नदी भी सतलज नदी के सहायता से अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। एक पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। आर्च का काम पूरा होगा उसका, आर्च मतलब बन गया पूरा, उस पर ट्रैक बिछना रह रहा। अभी आर्च कुछ ऐसा आर्च बनाया गया, उस पर 2 पहाड़ियों के बीच में माना ये पहाड़ बना हुआ है, खाई है पहाड़ की, या इनके बीच में जो आर्च बनाया गया, आर्च, इसी पे
ट्रैक का काम रुका हुआ है, ट्रैक बनेगा, ये काम अभी रुका हुआ, आर्च का काम पूरा होगा। ये ध्यान रखियो, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसी नदी पे बनाया जा रहा, चिनाब नदी पे ही, जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट लिख लेंगे इसे। इसके बारे में नदी के और कोई खास बात नहीं है। उसके बाद लिखेंगे रावी और व्यास, क्योंकि दोनों का उद्गम एक जगह से ही आता है, एक जगह ही लिख लेंगे। रावी और व्यास लिखेंगे। रावी और व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। रोहतांग दर्रे से हुआ है। रावी और व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। रावी और व्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे रावी नदी अपना जल हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब के रास्ते, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में सतलज नदी में गिराती है। रावी नदी अपना जल हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। सिंधु नदी में गिराती है। इस रावी नदी के तट पे ही स्थित है लाहौर। रावी नदी के तट पे ही स्थित है पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर, जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था। ये ध्यान रखियो भाई, लाहौर में ही सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था वो। आगे लिखे इसके नीचे व्यास नदी, इसका उद्गम भी व्यास का रोहतांग दर्रे से ही हुआ। लिखिए व्यास नदी अपना जल सीधे पाकिस्तान में न पहुंचाकर व्यास नदी की सहायता सतलज नदी की सहायता से अपना जल पाकिस्तान में पहुंचाती है। सतलज नदी की सहायता से अपना जल पाकिस्तान में पहुंचाती है। सतलज नदी की सहायता से अपना जल पाकिस्तान में पहुंचाती है। इतना इसके बारे में ध्यान रखिए। लिखे व्यास नदी पंजाब के कपूरथला के समीप हरीके नामक स्थान पर, पंजाब के कपूरथला के समीप हरीके नामक स्थान पर अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। पंजाब के कपूरथला के समीप हरीके नामक स्थान पर अपना जल सिंधु नदी में सतलज नदी में गिराती है। यहीं से ही जहाँ हरीके नामक स्थान पर अपना जल सतलज नदी में गिरा रही, यहीं से ही विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। जहाँ यह नदी अपना जल सतलज नदी में गिरारी, डैम बना हुआ है, पोंग बांध बोल रहा है, पोंग बांध। यहीं से ही विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। लंबाई 650 किलोमीटर। वैसे तो किताब में 649 किलोमीटर दी जा, परंतु 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नहर यहाँ राजस्थान में प्रवाहित हुए, पंजाब के बाद में राजस्थान में पहुँचा। इसका मकसद पाकिस्तान से लगे हुए पर राजस्थान के 4 जिले श्री गंगानगर जिला, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन 4 जिलों को पानी उपलब्ध कराना है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, राजस्थान के कौन से जिले हरित प्रदेश के अंतर्गत हैं?
तो यही हमें पड़े या राजस्थान हो, परंतु यहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही इंदिरा गांधी नहर। इस नहर की वजह से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखियो, यहीं से निकली हुई इंदिरा गांधी नहर 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्य उद्देश्य तो 7 जिलों में गुजारी है राजस्थान के, परंतु मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से लगे हुए 4 जिले, पहला श्री गंगानगर जिला, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर को पानी उपलब्ध कराना इसका मकसद है। इसके बाद अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी लिखिए, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से हुआ है। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से हुआ है। राकसताल से हुआ है। लंबाई बताई गई थी इसकी 1500 किलोमीटर। लंबाई लिख लेंगे इसकी 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित राकसताल के समीप से इसका उद्गम हुआ। मानसरोवर झील के समीप है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए, सिंधु नदी सिपकिला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा सिपकिला दर्रा। दर्रे पढ़ाए जाएंगे तब बताया जाएगा। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहीं पे यह नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण भी करती है। गड्ढे का निर्माण, खड़ी चट्टान पे से नीचे गिरा खाई में गड्ढे। सिपकिला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश के यहीं पे यह नदी सिपकिला गार्ज का भी निर्माण करती है। आगे लिखेंगे भाई, इसके बाद में लिखेंगे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। दोनों बांध अलग है, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। एक हिमाचल प्रदेश में, एक पंजाब में है। ये बॉर्डर स्थित है, बॉर्डर के पीछे ही पड़ा है। यहाँ भाखड़ा नागल बांध स्थित है। एक पंजाब में पड़ा है, एक राजस्थान उसमें पड़ा है। एक पंजाब में, एक हिमाचल प्रदेश में। लिखे, भाखड़ा नागल बांध के पीछे गोविंद सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, वह स्थित है इसी के पीछे। भाखड़ा नागल बांध के पीछे गोविंद सागर झील, भाखड़ा नागल बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। इतना इसके बारे में ध्यान रखेंगे। राकसताल से उसका उद्गम हुआ। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करी, यहीं पर सिपकिला गार्ज का निर्माण किया। बॉर्डर पर आई तो यहाँ बांध भी बना भाखड़ा नागल बांध। गोविंद सागर झील इसके पीछे है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। परंतु सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। आगे लिखेंगे इसके, लिखेंगे सतलज नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। सतलज नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। ये सिंधु नदी तंत्र था जो आज पढ़ाया गया। इसका सिंधु नदी समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, जिसमें बताया गया था उत्तर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत करेगा। नीचे की 3 नदियों का जल 80% भारत करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। ये कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार।